दर्शकों, मैं आज एक ऐसी शख्सियत से रूबरू हूँ जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मंदसौर निवासी हैं, लेकिन उनका नाम कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में एक किसान के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। आप हैं श्री नरेंद्र सिंह सिपानी। सिपानी जी के बारे में हम उनके अतीत से लेकर आज के वर्तमान तक समझने का प्रयास करेंगे। और प्रारंभ में मैं श्री सिपानी से ही कहूँगा कि वे अपने अतीत के बारे में बताएं कि वे कहाँ से हैं, उनके पुरखे कौन थे और उनकी जीवन यात्रा तब से लेकर अब तक कहाँ तक पहुँची है। बाद में हम अन्य विषयों पर भी आएंगे। तो सिपानी जी नमस्कार। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आप मंदसौर में कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, बताएं। हमारा परिवार मूलतः राजस्थान बीकानेर से है। लगभग 250 से अधिक वर्ष पहले हमारे पुरखे जावद में आए। जावद मंदसौर ज़िले का भिन्न भाग था उस समय, राजस्थान से लगा हुआ इलाका। जावद में आकर उन्होंने अपना व्यापार व्यवसाय किया और मालवा अंचल में वे अफीम एक्सपोर्ट करने वाले सबसे बड़े व्यापारी बन गए। और इसी दौरान उनने जावद में एक विशाल हवेली का निर्माण किया, जिसे सिपाहियों की हवेली के नाम से पहचाना जाता है। मेरा बचपन जावद में ही रहा, जन्म भी वहीं हुआ। बचपन की कुछ यादें याद है। 1947 में जब स्वतंत्रता मिली तो 15 अगस्त के दिन बच्चों ने मिलकर हमने हमारी टोपियां हवा में उछाली। क्या बात है। और इस तरह हमने 1947 के स्वतंत्रता दिवस का अभिनंदन किया। उसके बाद में जावद से 10वीं पास कर मंदसौर आए। मंदसौर जैसे ही आए तो यहीं से शिक्षा भी शुरू हुई। गवर्नमेंट कॉलेज मंदसौर से मैं इस पे भी आऊँगा। थोड़ा सा और अतीत को कुरेद लें। आपके पुरखे व्यापारी थे, जैसा आपने कहा अफ़ीम का व्यवसाय करते थे, तो अफ़ीम तो यहाँ से बाहर जाती थी। किस देश में जाती थी? और सिपानी नाम कैसे हुआ? आपके साथ सिपानी शब्द कैसे जुड़ा? पुरखों ने संभवतः सीप का व्यापार किया जी, और इस तरह सिपाही बने। जी जी। अब सिपानी हैं क्योंकि अंग्रेजी में ण शब्द नहीं है। हाँ, तो नहीं हो गया वो, इसलिए वो सभी जो हमारे परिवार के हैं वो सिपानी लिखते हैं। जी। लेकिन हमारी पहचान अभी भी सिपाहियों के तौर पर या सिपाहियों की हवेली के तौर पर ही है। जी जी। आप जावद से मंदसौर आ गए। अब अपनी शिक्षा के बारे में बताएं कुछ। गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पे मैं 10वीं पास करके आया जी। और 11वीं और 12वीं साइंस बायोलॉजी के माध्यम से पास करी। उस समय मेडिकल में जाने का बड़ा क्रेज़ था
लेकिन वो क्योंकि शुरू से मैं सेकंड क्लास का ही विद्यार्थी रहा, सेकंड डिवीज़न का, तो फिर ये सोचा कि एग्रीकल्चर को चुना जाए। कृषि के लिए एडमिशन लेने के लिए सीहोर कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन उदयपुर में मेरे रिलेशन में भाई कलेक्टर हुआ करते थे, केसरी सिंह मेहता। उनने कहा भाई उदयपुर का कॉलेज बहुत अच्छा है, आप यहाँ एडमिशन लो। इस तरह उनने सिफारिश की, मैं रिकमेंड की और मैं उदयपुर में दाखिला लिया। वहीं से सही मायने में शिक्षा की यात्रा वहीं शुरू हुई। उदयपुर कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, देश के उन 8 कॉलेजेस में था जो लैंड ग्रांट पैटर्न पर अमेरिका के साथ काम करते थे, जहाँ कुछ शिक्षक हमेशा प्रोफेसर्स अमेरिका से आके पढ़ाया करते थे। मुझे डॉक्टर होप और डॉक्टर ग्रेट दोनों का ध्यान है, जो कि डेयरी साइंस पढ़ाते थे। पहले दिन का वाक़या है कि जब हम क्लास में गए तो हमें डेयरी साइंस के पीरियड में हमारे प्रोफेसर साहब ने हमें केटल शेड में खड़ा कर दिया, एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में पानी की नली, साफ़ करो, और बताया कि भाई ये केटल शेड आपको साफ़ करना है। उसमें गोबर भी था, गोमूत्र भी था, गायें थी। तो संभवतः वो सबसे महत्वपूर्ण दिन था जब मुझे समझ में आया कि काम का क्या महत्व है। और उसके बाद में किसी भी तरह काम करने में, लेबोरेटरी में चाहे कांच के बर्तन साफ़ करना हो, अपना कमरा साफ़ करना हो या कमरे में झाड़ू लगाना हो, इन सब कामों के प्रति मैं निष्ठापूर्वक करता रहा। और शायद ये शिक्षा जीवन में सबसे बड़ी शिक्षा थी। अध्ययन तक तो ठीक है, आपका निजी और पारिवारिक जीवन कैसा था और कैसा है? पारिवारिक जीवन तो यूँ कहें कि परिवार वहाँ का श्रेष्ठी वर्ग का परिवार था जी। और पिताजी के रहते रहते जमींदारी प्रथा भी ख़त्म हो गई थी। जमींदार थे आपके पिताजी वहाँ पे जमींदार थे जी जी, क्योंकि व्यापार के साथ में कृषि में भी काम था उनका। तो आर्थिक स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं थी। तो पढ़ाई के दौरान भी किसी तरह से मुझे 100 रुपये महीना प्राप्त होता था। लेकिन एक बहुत छोटी सी घटना है लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है जीवन में। हमारे कॉलेज में एक वर्क पेड स्कॉलरशिप हुआ करती थी। अच्छा, आप काम करो और उसका पैसा मिलता था। तो मुझे पूछा गया तो मैंने कहा भाई काम करेंगे। तो डेयरी के बूथ पर सुबह शाम 1-1 घंटे की ड्यूटी करके लोगों को डेयरी का दूध पहुंचाना जी और उसका हिसाब देना, ये काम शुरू किया। उसके एवज में 40 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से महीने का, तो हर महीने करीब लगभग 80 रुपये मिलते थे जी। तो उस वजह से कभी मुझे पैसे की कमी नहीं आई। नहीं, मैंने पढ़ा है कि आपने साबुन भी बेचा है। वो साबुन बेचने की जो कथा है वो ये है जी
कि लाइफ बॉय कंपनी ने जब जी लाइफ बॉय को इंट्रोड्यूस किया जी और उसको प्रचारित करने के लिए स्कूल के लड़कों को लगाया, उस समय मंदसौर में था मैं। जी जी तो मंदसौर में वो करीब करीब 100 बट्टियाँ रोज़ देते थे उनकी, और उन्हें घर घर हमको पहुंचाना था और शाम तक जो है वो लिस्ट बना के देना थी। जी तो ये साबुन बेचा तो नहीं है, जी जी लेकिन साबुन लाइफ बॉय साबुन के लिए प्रचार प्रसार का काम किया है। और ये काम मनोरंजन भी था इसमें और पहचान भी हुई। जी तो नई आबादी में उसी वजह से बहुत लोग पहचानने लगे। आप उस युग के गवाह हैं एक तरह से कि देश आज़ाद हो रहा था और पुराने मूल्य टूट रहे थे। जैसे आपके परिवार में ही ज़मींदारी प्रथा टूटी और उसके परिणाम भी सामने आपने देखे। तो एक तरफ तो संपन्नता का शिखर था और जब आपका जीवन आते आते संघर्षों का भी दौर शुरू हो गया। शिक्षा प्राप्त कर लेने के बाद आपने क्या किया? कहीं नौकरी की या आय का साधन के रूप में क्या अपनाया? शिक्षा डिग्री करके और मैं घर आया, तब पिताजी बीमार थे और उन्हें कुछ लकवे का कुछ अटैक हुआ था। उस समय एक भादवा माता करके तीर्थ है हमारे पास में, नीमच के पास में। नीमच के पास में, जहाँ लकवे के मरीज जाते हैं, ठीक भी होते थे। हम लोग भी गए पिताजी को लेके माताजी के साथ में, और मुझे बहुत अफसोस है कि हम पिताजी को वहीं उनकी देहावसान वहीं हुआ। और उस घटना की याद मुझे इसलिए जवाहरलाल नेहरू का निधन भी उसी दिन हुआ था। अच्छा अच्छा, 27 मई। तो बस उसके बाद में जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां रही। पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया राजस्थान में। जी। राजस्थान में इंटरव्यू दिया तो चयन भी हुआ। 300 लोगों में 4-5वें नंबर पे था मैं। कौन सा डिपार्टमेंट था? कृषि विभाग। कृषि विभाग। जी। और डूंगरपुर के पास में, डूंगरपुर में हुआ कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में। आए घर पे बताया कि हम सिलेक्शन हो गया हमारा। माताजी ने कहा अभी नहीं जाना आपको, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। फिर रुके, करीब करीब साल भर निकला जी। फिर इच्छा हुई कि काम करना चाहिए, क्योंकि काम करने की आदत थोड़ी कॉलेज से ही पड़ गई थी। जी। तो काम करना चाहिए ये सोच के मैंने कहा क्या किया जाए, किसको बोला जाए। तो हमारे रिश्ते में पीएस बापना साहब थे, जो डेवलपमेंट कमिश्नर थे मध्य प्रदेश में। मैं भोपाल गया, पीएस बापना साहब की जो वाइफ मेरी कज़िन सिस्टर जतन कुमारी जी, मैं गया वहाँ बंगले पे गया। उनका बंगले पे जाके सुबह नाश्ते पे साहब से भेंट हुई। बहन जी ने उनको परिचय दिया और कहा कि भाई ने एग्रीकल्चर में डिग्री कर ली है और ये नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो इनको नौकरी कराना है। जी। बापना साहब ने अपने पीए निरखे बाबू को बुलाया। निरखे बाबू ने और उनको कहा कि भाई इनकी एप्लीकेशन तैयार कर लो। वो एप्लीकेशन तैयार करी, कागज़ दिए और मैं वापस चला आया। थोड़े दिन बाद में पता लगा कि मेरा अपॉइंटमेंट मंदसौर में हो गया है। जी। फिर माताजी से कहा अब तो नौकरी करना पड़ेगी। बेसिकली आप यानी किसानी तब तक आपने अपनाई नहीं थी, तब तक आप किसान नहीं थे? मैं स्टूडेंट था। स्टूडेंट थे बस। वो मैंने कॉलेज से निकलने के बाद ये पहली नौकरी आपने छोड़ दी, ये दूसरा अवसर मिला, इसको स्वीकार कर लिया। ये हाँ, पर मैं सौभाग्यशाली था जी
कि जिन लोगों के साथ मुझे यहाँ काम करने को मिला जी वो बहुत अच्छे लोग थे, माने हुए कृषि वैज्ञानिक थे। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपका कृषि अनुसंधान केंद्र है और एक आप माइक्रो केमिकल्स का भी संचालन करते हैं, तो तब तक तो ये जो 2 योजनाएं जो आप आगे भविष्य में होने वाली थी, वो उस वक्त में जब आप नौकरी करते थे आपके दिमाग में था कि ऐसा भी कुछ करना है? सही में अगर देखा जाए तो इसकी नींव जो है जब मैं कॉलेज में था तभी पड़ गई थी। और नींव ऐसे पड़ी कि जब मैं बीएससी की पढ़ाई कर रहा था तो प्लांट फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाती थी उस समय जी। और ये समझ में आया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के अलावा भविष्य में सूक्ष्म तत्व ही ये निर्धारित करेंगे कि उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता कैसे बनी रहे। और दूसरा ये समझ में आया कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो कि पौधों में सारी जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, फल बनाने में, फूल बनाने में मदद करते हैं, वो भविष्य के हमारे टारगेट वेपन्स थे। और उसी समय से ये हमेशा ध्यान में रहा कि इनका उपयोग अगर कृषि में शुरू किया जाए तो ये आने वाले समय में मील के पत्थर हो सकते हैं। 64 में मैंने यहाँ ज्वाइन किया मंदसौर में, और आते ही मुझे ये काम सौंपा गया कि आप सारे ज़िले में, अविभाजित मंदसौर ज़िले में जो काफ़ी बड़ा था, और वहाँ पर जितने भी डिमॉन्स्ट्रेशन सरकारी लगाए गए हैं उस डिमॉन्स्ट्रेशन की जांच करिए, वास्तव में लगे हैं या नहीं लगे, उनकी लिस्ट बनाइए। और इस काम के लिए मुझे विदोष कुमार साहब ने अपनी 2 गाड़ियों में से 1 गाड़ी मुझे दे दी थी उस समय। और ये काम संपादन जब किया तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनने मुझे एक काम और सौंपा। वो काम ये सौंपा कि हाइब्रिड बीज बनाने का कार्यक्रम मंदसौर में 4-5 लोगों के हाथ में था। दलेर सिंह जी, मिशीलाल जी एलची वाले, राजा राम गुप्ता, लक्ष्मी नारायण जी सेठ और संपत सिंह बाफना। लक्ष्मी नारायण जी गनेड़ीवाल साहब सन 40 के कृषि स्नातक थे और उनकी जानकारी हमसे ज़्यादा थी, तो काफ़ी क्लास व्लास दिया करते थे। लेकिन मुख्य रूप से उनने कभी भी गंभीरता से टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए काम नहीं किया। बाकी लोग अच्छे किसान थे सारे, जो जिनका नाम भी था देश में। विदोष कुमार साहब ने बाद में मुझे कहा कि भाई हम इस हाइब्रिड बीज उत्पादन की टेक्नोलॉजी को ग्रामीण अंचल तक या विकास खंड तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई। इस बीच में नौकरी के दौरान जो आपको सर्वे का काम सौंपा गया, जो मेरी समझ में आ रहा है कि आपने ये पाया कि सरकारी योजनाओं का लाभ ये चंद लोग ही उठा पा रहे हैं, ऐसा था, जिनके नाम लिए हैं अभी आपने? उस समय तो ये ध्यान में नहीं था जी, लेकिन मूल बात तो यही थी। जी। उस समय सिर्फ इतना ही ध्यान में था कि इस टेक्नोलॉजी का विस्तार जी नीचे के तबके तक किया जाना चाहिए, नीचे के स्तर तक किया जाना चाहिए, और दैट वाज द मिशन। और उस मिशन के अंतर्गत हमने ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर किसानों को चयन किया, 1-2 गाँवों का चयन किया। नीमच में धनेरिया कला, जयसिंहपुरा, अठाना, सीतामऊ, मंदसौर के आसपास और बाकी मलारगढ़, इन सारे गाँवों में हमने ये देखा कि अच्छे किसानों का चयन किया, उन्हें संकर बीज उत्पादन की तकनीक से परिचित कराया और उस कार्यक्रम का विस्तार किया। और इसका परिणाम ये हुआ कि हमारे ये किसान जो हरित क्रांति हुई उसको ग्रहण करने के लिए तैयार थे। और साथ ही साथ मुझे अपने इस काम के से प्रसन्न होकर डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने मुझे
रतलाम उज्जैन मंसूर झाबुआ उज्जैन डिवीजन का बीज उत्पादन और बीज प्रसंस्करण के लिए आधिकारिक नियुक्ति की और मुझे ये कहा गया कि आप सारे ज़िलों में जाकर निरीक्षण करेंगे, रिपोर्ट देंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ये जो मैं जो समझा हूँ कि अभी तक जो लोग इन योजनाओं का लाभ ले रहे थे, आपने उसका विस्तार किया, गांव-गांव तक आप पहुँचे, लेकिन जो नाम आपने लिए हैं वो क्षेत्र के बेहद प्रतिष्ठित और बेहद प्रशासन तंत्र में हस्तक्षेप रखने वाली शख्सियतें थी, तो क्या उनसे ये जो मोनोपोली उनकी तोड़ना क्या इतना आसान था? मतलब ये मुझे उस समय ये समझ नहीं थी कि ये मोनोपोली वाला मामला है जी, लेकिन जो मुझे कार्य सौंपा गया है जी जी, उसको करके मुझे खुशी मिली जी, किसानों से जुड़ा मैं जी, और परिणाम स्वरूप ये हुआ कि सारे ज़िले के किसान जी, में पहचान बनी। रात्रि विश्राम किसानों के यहाँ करना, खाना उनके साथ खाना, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, बातचीत करना, मित्रता और पारिवारिक संबंध स्थापित हुए। और मेरे काम के आधार पर मध्य प्रदेश कृषि विभाग ने मुझे एक विशेष ट्रेनिंग जो होती थी रॉकफेलर फाउंडेशन USA और नेशनल सीड कॉरपोरेशन दिल्ली, ये नई दिल्ली में आयोजित करते थे और ये पहला जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था उसमें मध्य प्रदेश से 2 लोगों का चयन किया गया, एक नरेंद्र सिंह सिपानी का और दूसरा KN खरनाल का। खरनाल साहब इंदौर में काम करते थे, मैं मंसूर में काम करता था। तो खरनाल साहब और हमने जब वहाँ गए तो हमें हमारा सौभाग्य कि हमें पढ़ाने वालों में डॉक्टर स्वामीनाथन साहब थे, भारत रत्न स्वामीनाथन साहब थे, गंगा प्रसाद राव साहब थे जो शंकर ज्वार के उत्पादक में थे, मक्का के प्रजनक थे, और उसके साथ ही वो डॉक्टर अमीर सिंह जो थे वो सीड टेक्नोलॉजी के प्रवर्तक थे देश में। उन लोगों के करीब करीब 3 महीने में हमें 10-12 लेक्चर हर आदमी ने दिए और उससे ये स्थापित हुआ और ये पक्का हुआ कि इस दिशा में काम करना देश के लिए महत्वपूर्ण है और मेरा मन से जुड़ा हो गया उससे। नौकरी का जो दूसरा अवसर था, आपने VRS ले लिया, ऐसा था? आपने नौकरी बीच में छोड़ दी, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था? नौकरी छोड़ना मतलब जी ज़रूरी नहीं था जी, लेकिन मैंने सोचा, मैंने मन में था कि भाई ये जो काम मैं कर रहा हूँ जी, और जो मेरी समझ है सूक्ष्म तत्वों के बारे में और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में जी, इनके लिए एक संस्था बनाकर अगुवाई करना चाहिए जी, तो मन के इस भाव को ध्यान में रखते हुए लगभग जब मैं नौकरी में था तभी मैंने अपने 2 मित्रों से, महेश शर्मा और शांतिलाल जी जैन से इस बारे में चर्चा करी। शांतिलाल जी जैन साइंस के विद्यार्थी थे जी, महेश शर्मा आर्ट्स के विद्यार्थी थे, रोडवेज में काम करते थे, शांतिलाल जी बैंक में काम करते थे, मैं कृषि विभाग में काम करता था जी। तो मेरा प्रस्ताव था कि भाई आप भी इसमें भागीदार बन जाएं और मेरे प्रस्ताव को दोनों मित्रों ने सहर्ष स्वीकार किया और संभवतः अगर वो स्वीकार नहीं करते तो आज मतलब माइक्रो केमिकल्स की स्थापना नहीं हुई होती। तो लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि हमने माइक्रोन्यूट्रिएंट की समझ के आधार पर कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करके उनसे कुछ प्रोडक्ट बनवाना शुरू किए। संभवतः वो देश में पहली बार किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा
सूक्ष्म तत्वों के विशिष्ट उत्पादन बनाकर किसानों के लिए पहुंचाए गए, जी। तो इसका श्रेय भी हम लोगों को जाता है। जी जी। जब ये थोड़ा काम ऐसा हुआ कि हमें लगा कि अब नौकरी छोड़ सकते हैं, तो मैंने प्रस्ताव किया भाई एक एक करके नौकरी छोड़ें। सबसे पहले महेश शर्मा ने छोड़ी, उसके बाद में जैन साहब ने छोड़ी, और उसके बाद में मेरा नंबर था, मैंने छोड़ी। लेकिन तब तक हम किसानों के बीच में स्थापित कर चुके थे और सूक्ष्म तत्वों के महत्व को स्थापित कर चुके थे, और सूक्ष्म तत्वों के प्रयोग से लगभग 10-15% तक पैदावार में वृद्धि हो सकती है, ये भी किसानों को समझा चुके थे। इसी दौरान एक विचार आया कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का निर्माण करना चाहिए। ये वो हार्मोन रसायन है जो पौधों में फल फूल गिरने से बचाने के काम में आता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व इसका आविष्कार हुआ, और इसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है और सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। तो इस बनाने के लिए कुछ पढ़ाई करी थोड़ी बहुत, तो पता लगा जर्मन वैज्ञानिकों ने कुछ काम किया है इस पे। तो जर्मन का एक जो बर का एक आर्टिकल था बर में, वो लेके समझने की कोशिश की, कुछ समझ नहीं आया। तो हमारे परिवार के और सदस्य डॉक्टर मोहन सिंह कोठारी, जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पूना में कार्यरत थे, और बाद में वो भूटान चले गए थे ऐसे स्पेशल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ भूटान। तो उनने एक मुझे पत्र लिखा, डॉक्टर दोराया स्वामी तत्कालीन डायरेक्टर NCL के, और दोराया स्वामी साहब से जब मिला तो उनने कहा भाई मोहन ने भेजा आपको, अच्छी बात है। उनने मुझे एक अन्य वैज्ञानिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस डिवीज़न के बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर मित्रा के पास भेजा। उनको बताया, डॉक्टर मित्रा बहुत ही बढ़िया आदमी, अच्छे व्यक्तित्व, हमको बहुत अच्छी तरह से बात की, और उनने फिर वो जर्मन में से अंग्रेज़ी में अनुवाद करके हमें कहा कि आप जाइए, अब जाके कोशिश करिए बनाने की, अगर नहीं बने आपसे नेफ्थलीन एसिटिक एसिड का संश्लेषण नहीं हो सके तो वापस आइए। हुआ भी ये, हमने कोशिश की, नहीं हुआ, वापस गए, डॉक्टर मित्रा के पास गए। मित्रा साहब ने कहा भाई ठीक है। उनने डॉक्टर सेठी को बुलाया, शांति चंद्र सेठी, उस समय प्रोसेस डेवलपमेंट डिवीज़न के हेड हुआ करते थे। सेठी साहब ने कहा भाई इनके पास में ये समस्या है इनकी, इनको मदद करना है बच्चों को। और उनने कहा भाई इसके लिए आप एक काम करिए, इसका सर्वे कर लीजिए, मतलब लाइब्रेरी सर्वे कर लीजिए, तो बताइए कौन सी प्रोसेस इनके लिए ठीक रहेगी। 2-3-4 दिन में उनने, डॉक्टर सेठी ने बताया कि 2 प्रोसेस है जी। एक पोटेशियम साइनाइड उसमें यूज़ होता है, दूसरी में अन्य रसायन यूज़ होते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड यूज़ होता है। तो डॉक्टर सेठी ने पूछा भाई ये पोटेशियम साइनाइड वाली प्रोसेस बहुत अच्छी है, इसमें यील्ड भी ज़्यादा है, परसेंटेज भी बहुत अच्छा बनता है और काम भी जल्दी हो जाता है। पर हमें डरा हुआ पोटेशियम हम डरे हुए थे पोटेशियम साइनाइड के नाम से। तो पोटेशियम साइनाइड की प्रोसेस को एडॉप्ट नहीं करते हुए हमने पोटेशियम ब्रोमाइड की प्रोसेस को एडॉप्ट किया। उस समय उस प्रोसेस में कुछ खामियां थी जिसको हमने बाद में दूर भी किया डॉक्टर सेठी की मदद से और हमारे अपने प्रयास से। लेकिन आज वही प्रोसेस वो ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है। जी। तो वी आर प्राउड ऑफ इट दैट वी आर मैन्युफैक्चरिंग नेफ्थलीन एसिटिक एसिड विद ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसेस। जी। तो जी सारा मतलब शुरुआत में तो ये दिक्कतें होती हैं। जी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ आपके संघर्ष का ये वह दौर था जब देश हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था और उस क्रांति में अन्य गतिविधियों के अलावा आपका भी ये योगदान इस तरह से रहा, ऐसा कहा जा सकता है?
आपने बहुत ठीक प्रश्न पूछा। वो ठीक प्रश्न इसलिए पूछा कि हरित क्रांति से जुड़ाव व्यक्तिगत तौर पर मेरा कैसे हुआ। जी। एक तो डॉक्टर स्वामीनाथन साहब और बड़े वैज्ञानिकों के लेक्चर, फिर 65 में या 66 में डॉक्टर स्वामीनाथन ने ये पाया कि मेक्सिको में डॉक्टर बोरलाग ने ऐसे गेहूं का विकास किया है जो बोने हैं, जिनकी उत्पादक देशी जातियों से 3 गुना है, और अगर वो गेहूं के उन बीजों को इंडिया में लाकर किसानों को दिया जाए तो ये मेरी नौकरी के दौरान की बात है, जब मैं सर्विस में था। तो मतलब ये किस्सा प्रचलित भी है और जग जाहिर है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा जी के पास गए। वो इंदिरा जी को अपना खेत दिखाया उनने और उनसे निवेदन किया कि मुझे 250 मेट्रिक टन गेहूँ बिना किसी जांच के देश में लाने की अनुमति दी जाए। इंदिरा जी ने उनसे कहा, आप हमारे देश को खाद्य में आत्मनिर्भर बना दें। तो इस तरह से उनको अनुमति मिली। वो मेक्सिको से गेहूं के नए बीज लेके आए, जिसमें लरमा रोहो, सोनारा 64 और PV 18 किसानों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी कृषि विभाग को दी गई। तो फॉर्चुनेटली मैं भी उस समय कृषि विभाग में था। हमने 10-10 किलो बीज गेहूं का 1 एकड़ में हाथों से चुपाई करके लगवाया, और परिणाम यह हुआ कि टेकचंद जी पाटीदार जयसिंहपुरा में, पटेल साहब नीमच के पास में धनेरिया कला में, और जहाँ जहाँ भी हमने मतलब इन बीजों के प्रचार प्रसार के लिए हमें पूरी तरह मतलब स्वतंत्रता दी गई थी। हम जाते थे किसानों के पास में, उसको उनको कन्विंस करते थे, बताते थे, और हमने 1-1 एकड़ में 1-1 डेमोन्स्ट्रेशन का बिजाई हम करके आते थे। पानी और खाद किसान देते थे, और परिणाम ये हुआ कि जो फसल आई तो किसान फसल को देखकर आत्मविभोर हुए और उनको लगा कि भाई ये तो चमत्कार है। उनका जहाँ 5 कुंटल, 6 कुंटल, 5 कुंटल, 4 कुंटल, 3 कुंटल होता था, वहाँ 15 कुंटल बीघे का हुआ, 25 कुंटल एकड़ का हुआ। और बस ये फिर बात जो है सारी आग की तरह फैली सारे देश में, और सूत्रपात हरित क्रांति का ही हुआ। मुझे खुशी है कि इस में मेरी छोटी हिस्सेदारी है। उस काल का आप भी सूक्ष्म जीव जो बना रहे थे, माइक्रो केमिकल्स में जो भी प्रोडक्शन आपके हो रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय परिवेश क्या था? और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में कुछ ऐसा कुछ बेच रही थी? आपके पास तकनीक अपनी स्वदेशी थी या विदेशी तकनीक का भी आपने कोई इस्तेमाल किया? अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो ये था कि वहाँ इस पर बहुत काम भी हुआ था जी। यूरोपीय देशों में काम हुआ, अमेरिका में काम हुआ, फिलीपींस में भी काम हुआ, अन्य देशों में काम हुआ जी। लेकिन भारत में लगभग हम काफ़ी पीछे थे, और कुछ प्रोडक्ट आते थे तो बाहर से। मेन बेकर एक वाली कंपनी थी, एक मेन बेकर करके, वो नेप्थिन एसिटिक एसिड के प्लेनोफिक्स के नाम से बेचती थी यहाँ पे जी। लेकिन यहाँ पे निर्माण किसी का नहीं होता था जी। और लगभग निर्माण की जो प्रक्रिया है PGR की और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, उसकी शुरुआत करने का श्रेय हमारी टीम और हम लोगों को जाता है। नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ कि आपका मुकाबला बहुराष्ट्रीय कंपनियों से था जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में फैली थी। एक छोटे शहर में बैठ के आप उनको वैश्विक चुनौती से दे रहे थे। ये तो समझ हमारी उस समय नहीं थी, लेकिन आज तो हम तो अपना विश्लेषण किया जा सकता है। हम तो अपना काम कर रहे थे जी। लेकिन आपका वक्तव्य इसलिए ठीक है
कि हमने मंदसौर में जब काम शुरू किया तो हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने संपर्क किया जी। उसमें से संपर्क करने वाली 4 कंपनियों का नाम उल्लेख करना चाहूँगा मैं जी। हिंदुस्तान सिवा गायगी, इंडोफिल केमिकल्स, मे एंड बेकर, रोन पोलंग और बाद में बायर, है ना। तो हमें उनने परखा भी जी, मौका भी दिया। गरुड़ा केमिकल्स दूसरी कंपनी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी कि मंदसौर में रह के मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए कुछ उत्पादन बनाना जी, ये काम हमें सौंपा और हमने उसको करके दिखाया जी। और इसका प्रभाव हमारे कामकाज पर यह पड़ा कि हमें 2 चीज़ों की समझ हुई। एक तो किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कैसे करना और उपयोग कहाँ करना, और तीसरा ये कि मार्केटिंग के बारे में भी थोड़ी हमारी समझ पैदा हुई। तो हमें आगे जाकर जो उनके साथ अनुबंध किए थे हमने, जो उनके लिए काम किया था, उसका काफ़ी लाभ मिला। और हमारी पहचान चाहे बहुत मध्य प्रदेश के स्थानीय क्षेत्र में थी, लेकिन पहचान उससे बनना शुरू हुई। अभी इसी घटनाक्रम में मेरे को वो धर्मयुग का आदरणीय बाल कवि बैरागी जी का एक लेख याद आता है, मेरे ख्याल से सन 78 हाँ में एक लेख छपा था धर्मयुग में। 78 सन 78 तक हमने मतलब वो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, मैलिक हाइड्राजाइड, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में CCC, इनका निर्माण शुरू कर दिया था जी। और क्योंकि बैरागी जी पारिवारिक मित्र भी थे और उसके अलावा बैरागी जी से संपर्क जब वो कॉलेज में मंदसौर में पढ़ते थे तब वो देश के प्रतिष्ठित कवियों में माने जाते थे, लेकिन वो पढ़ते थे जी। तो जब भी कवि सम्मेलन करके आते थे तो हम लोगों को इकट्ठा करके वो कुछ भरपेट नाश्ते करवाते थे जी। और वो पहचान उस तरह से थी। तो जब बातचीत के दौरान, निरंतर संपर्क के दौरान, जब उनको पता चला कि ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनने कहा मैं तुम्हारा एक इंटरव्यू करना चाहता हूँ। उनने इंटरव्यू करने का तय किया। लगभग 2 दिन 3 दिन तक हमारा मतलब इंटरव्यू कुछ मनासा में हुआ, कुछ मंदसौर में हुआ। और इंटरव्यू करने के बाद में जब वो आलेख तैयार हो गया उनका, तो उनने धर्मवीर जी भारती, संपादक जो थे धर्मयुग के, उस समय जो संपादक थे धर्मयुग के जी, और धर्मयुग का सर्कुलेशन लगभग 3 लाख के आसपास था उस समय जी। वो साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में पहुंचता था। भारती जी ने उनके बात को रखते हुए स्वीकार किया कि ये बच्चों ने अच्छा काम किया है, इनको मैं धर्मयुग में स्थान देना चाहता हूँ। तो बैरागी जी ने वो आर्टिकल बना के धर्मयुग वालों को दिया। धर्मयुग वालों ने ये तय किया कि खाली अकेला आर्टिकल अगर इन लोगों के बारे में छपेगा तो इससे अच्छा है कि क्यों नहीं एक युवा अंक निकाला जाए। जी जी हाँ, विशेषांक निकलते थे उस वक्त में। हाँ, उस समय युवा अंक करके विशेषांक निकाला और उसमें देश के करीब 15-20 जो अच्छे काम करने वाले थे साहित्यिक क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, उन सबको उनमें समाहित किया। और वो अंक जब छपा तो हमें सेंटर पेज की पोजीशन मिली जी। इन्हें धर्मयुग के 2 पन्ने बीच वाले जी, करीब लगभग फोटोओं के साथ 7 फोटो थे उस समय, कलर्ड फोटो जी जी। और जब वो आर्टिकल छपा तो समझिए कि हमारे कामों में एक ऐसा
आंदोलन पैदा हुआ। नहीं, मेरी स्मृति में है कि उस लेख का जो शीर्षक ही था वो बड़ा विचारोत्तेजक था कि आलू प्याज 10 पैसे किलो माइक्रो मंदसौर से मिलो। इसी टाइटल के साथ वो छपा था जी। लोगों ने पढ़ा तो लगभग 3000 चिट्ठियाँ हाँ, बहुत अच्छी हमें अलग अलग स्थानों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग व्यक्तियों से मिली जी, प्रशंसा करते हुए, जानकारी के लिए, हमारे काम में भागीदारी के लिए। और मैं बताना चाहूँगा आपको कि उस आर्टिकल के आधार पर श्रीलंका, सिलोन, उसके बाद में आपका बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, दक्षिण पूर्व एशिया के जो काफ़ी मुल्कों से जानकारियाँ आई, म्यांमार, और वहाँ से कुछ देशों के साथ में हमारा व्यापार हुआ। अच्छा, क्या बात है। और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर इक्के दुक्के ही हैं, कहीं यूपी में हैं, कोई राजस्थान में है, किस तरह से इस तरह से नियुक्त हो गए और हमें एक हमारे व्यापार को एक गति और दिशा देने का एक मील का पत्थर साबित हुआ। हम वर्तमान में आए तो माइक्रो केमिकल्स की आज स्थिति क्या है? कितने लोगों को रोज़गार दे रखा है आपने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर देखें तो रोज़गार करीब करीब 500 लोग होंगे जो माइक्रो केमिकल की वजह से जिनकी रोटी रोजी बनती है। जी। डायरेक्ट देखें तो 50 लोग होंगे जी। और दूसरा ये है कि स्थानीय कंपनी होते हुए भी जी हमारी तुलना हमेशा मल्टीनेशनल के साथ की जाती है जी। और गुणवत्ता में और कारगर और दक्षता में हमारे उत्पादनों को मल्टीनेशनल कंपनी के उत्पादनों से कभी भी कम नहीं आंका जाता। और कास्ट वाइज और एग्रीकल्चर में किसानों के लिए मित्रवत इसलिए भी हैं कि हमने सारा काम स्वदेशी तकनीक से किया। उसमें नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे का बड़ा हाथ रहा। रसायन विज्ञान की जो प्रमुख संस्था है देश की, दुनिया की जी। अनेक वैज्ञानिकों ने यहाँ आकर हमें सलाह मशवरा भी किया, हमारे काम को सराहा भी जी। और ये काम इसलिए महत्वपूर्ण हुआ कि हमने जो हमारा लक्ष्य रखा था वो किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करना और उसमें स्वदेशी ज्ञान का समावेश करके ही काम करना। तो जो उत्पादन हमारे हैं वो ऐसे हैं कि पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित हैं जी। उनमें रेसिडुअल इशू भी नहीं है या बहुत कम है और वो अपना काम करते हैं और हट जाते हैं। अभी आपके उत्पादन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्योंकि अन्य कंपनियों से भी टाई अप है आपका वितरण के क्षेत्र में, तो हम कितने देशों तक आपका प्रोडक्शन जा रहा है? मेरे ख्याल से 4-5 कंट्री होंगे सर। अच्छा। अभी जो है जी। हमारा एक्सपोजर विदेश में तो नहीं है जी, लेकिन देश के करीब 10 प्रांतों में है जी। 10 प्रांतों में हमारी उपस्थिति है, हमको पहचाना जाता है जी। और क्योंकि कंपनी का बेस मध्य प्रदेश के छोटे शहर में है इसलिए वो हमारी गर्व की बात भी है और हमारे लिए कुछ उसमें ये भी कहना पड़ेगा कि उसकी वजह से हमें जो विस्तार मिलना चाहिए था, हाँ, या जो बड़ी पहचान मसलन आप बम्बई में आपका ऑफिस होता या दिल्ली में होता तो शायद कुछ परिदृश्य अलग होता, 100 गुना अधिक होता जी। लेकिन आपने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। उसके उपरांत भी ये कहना जी ठीक होगा जी कि हमें यहाँ काम करके प्रसन्नता है। वी आर प्राउड ऑफ द टाउन जी। और इस शहर ने बहुत कुछ दिया है जी।
स्नेह दिया है, प्यार दिया है, नाम दिया है, इस शहर का आभार न हम भूल सकते हैं। और जैन साहब और महेश शर्मा अगर नहीं होते तो शायद ये काम भी शुरू नहीं होता। अब हम आपके जीवन की दूसरी पारी में आते हैं। अब कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में, अन्वेषण के क्षेत्र में माइक्रोकेमिकल से हटकर आपने भी काम शुरू किया है, वो क्या है? सही तो ये है कि जब मैं माइक्रोकेमिकल्स के लिए हम काम कर रहे थे, उसमें पैतृक ज़मीनें कुछ बेचना पड़ी जी। तो जो ज़मीनें जावद के आसपास थी हमारी, हमने बेची, और जो उसका पैसा आया हमने सोचा कि इसको अगर ज़मीनों में ही लगाया जाए तो बेहतर रहेगा। तो हमने उस पैसे का उपयोग करके मंदसौर शहर के पास चांगली गांव में एक फार्म देखा जो कि हमारे हिसाब से खेती के लिए उपयोगी था। उसके पहले एक छोटा फार्म और लिया था हमने, जो पशुपतिनाथ फार्म के नाम से मशहूर है जी, और डाक बंगले के पीछे है। काम तो वहीं से शुरू हुआ था जी जी। लेकिन ये फार्म लेने के बाद में जब मित्रों से सलाह मशवरा किया कि यहाँ क्या करना चाहिए, तो उस समय यहाँ पे डीन डॉक्टर साधुराम शर्मा थे, जो देश के प्रख्यात गन्ना वैज्ञानिक थे, डॉक्टर के.बी. निगम थे, और डॉक्टर वी.एन. श्राफ साहब थे इंदौर में, एम.एम. हुसैन साहब थे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, और अन्य मेरे जो मित्र वर्ग थे राजस्थान से। उन सब ने किसी सलाह मशवरे के बाद जी इस फार्म को हमने ये सोचा कि इसको कृषि के अनुसंधान कार्यों के लिए उपयोग किया जाए। विशेष तौर से क्योंकि मैं हरित क्रांति से किसी तरह जुड़ा हुआ रहा, तो मेरे ध्यान में हमेशा रहा कि भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी होना चाहिए, नेशनल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होना चाहिए, दालों के बारे में आत्मनिर्भर होना चाहिए हमें। उस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए हमने 4-5 फसलों का चयन किया कुछ समय पश्चात जी, जिन पे हमें आगे काम करना है। शुरू में तो हमें जो मित्र मंडली थी हमारी विदेशों में, उनसे जर्म प्लाज्म या जैव विविधता वाले जो बीज हैं वो इतनी मात्रा में मिले कि हम उन्हें संभाल भी नहीं पाए, उनका उपयोग भी नहीं कर पाए। लेकिन हमने फोकस करने का सोचा और हमने कहा फोकस करके काम करेंगे तो कुछ आगे परिणाम आएंगे। तो हमने फूड सिक्योरिटी के हिसाब से गेहूं को चुना, इंडस्ट्रियल उपयोग के हिसाब से मक्का को चुना, ऑयल सीड के हिसाब से सोयाबीन, और न्यूट्रिशन के हिसाब से, प्रोटीन के हिसाब से सोयाबीन को चुना। और इस तरह से दालों में हम उस समय बहुत पिछड़े हुए थे, तो सोचा कि भाई दालों में कोई ऐसी जाति बनाई जाए जो कि 120 दिन में पक के तैयार हो जाए। और गेहूं और पिजन पी यानी अरहर के रोटेशन में काम करे। गेहूं एक ज़मीन को से ज़्यादा न्यूट्रिशन उठाने वाली फसल है, और अरहर ऐसी फसल है जो ज़मीन को उर्वरा शक्ति प्रदान करती है, नाइट्रोजन भी देती है, अन्य चीज़ें भी देती है। तो इट वाज ए डिफ़िकल्ट चैलेंज, लेकिन हमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था एग्रीसेट के तत्कालीन महानिदेशक एवं वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एस.एल. नेने, डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने ये बताया कि उनके अरहर का कार्यक्रम, अब वो डिटर्मिनेट अरहर का कार्यक्रम जो कि समयबद्ध तरीके में उसको बंद करना चाहते हैं। उसका जर्मप्लाज उनके पास में अवेलेबल है, और अगर वो जर्मप्लाज
आप चाहें तो मिल सकता है। तो मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है कि उनने इस काम के लिए चुना। जी अरहर पे काम करना शुरू किया जी और बस काम शुरू किया। डॉक्टर निगम उस समय रिटायर हुए, कृष्ण बिहारी निगम साहब को पूछा कि भाई आप डॉक्टर साहब क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा भाई मैं मंदसौर रहना चाहता हूँ। डीन थे यहाँ पे कॉलेज में। मैं इंदौर में रहा नहीं, मेरे मित्र भी नहीं है वहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे मंदसौर में रहना पसंद है। तो हमने तय किया कि डॉक्टर साहब मंदसौर में रहेंगे, हमारे साथ काम करेंगे। डॉक्टर साहब ने बिना किसी सोच समझ के, बिना किसी विचार के, बिना किसी भाव तोड़ के, भाव मूल्य के हमारे साथ 15-17 साल तक काम किया। सोयाबीन, गेहूँ, अरहर, मक्का जी। और तब तक हम अनुसंधान के क्षेत्र में हमारी पहचान बन गई थी। जी हमारे वार्तालाप का अंतिम दौर प्रारंभ हो चुका है, इशारा मिल गया है मुझे कि तो कुछ छोटे छोटे सवाल और। आपकी इस अनुसंधान क्षेत्र में कुछ बड़े नाम शामिल हैं। इनमें भारत रत्न स्वामीनाथन तो हैं ही, इसके अलावा योजना आयोग के उपाध्यक्ष सोमपाल जी, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव नरोना जी। कुछ छोटा छोटा इनके बारे में भी बताएं कि आप इनके संपर्क में कैसे आए। मैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, सिपाही कृषि अनुसंधान फार्म के एक रिसर्च स्टेशन पर, जिसे अब कोलैबोरेटिव आउट स्टेशन रिसर्च सेंटर के नाम से ये IARI का उपकेंद्र है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का। 2008 में डॉक्टर S.A. पाटिल साहब ने मेरी मुलाकात के दौरान ये कहा कि मैं आपके यहाँ आकर गेहूँ के अलावा खास करके पिजन पी का अनुसंधान कार्य देखना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब यहाँ आने वाले थे। पिजन पी का मतलब? पिजन पी मतलब तुअर जी। पिजन, इसमें पिजन है लेकिन पी है न, इसमें कबूतर है न मटर है। अपने दर्शकों के लिए स्पष्ट होना जरूरी था। जी। तो बड़ा मनोरंजन किस्सा है इस पर, फिर बाद में चलिए। नो पिजन नो पी जी एक आलेख भी छपा इकोनॉमिक टाइम्स में जी। और डॉक्टर पाटिल ने हमको कहा कि भाई यहाँ जो आप काम कर रहे हो इसको देश की ज़रूरत है, आप दिल्ली आएँ, मैं बुलाऊंगा आपको। उनने बुलाया मुझे डॉक्टर प्रभु से, डॉक्टर A.K. सिंह साहब से, डॉक्टर S.A. पाटिल साहब से और सभी लोगों से, कृषि के महान वैज्ञानिकों से मिलवा कर उन्हें सुझाव दिया कि आप जाकर मंदसौर देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बड़े से बड़े वैज्ञानिक, ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अयप्पन साहब, डॉक्टर इसके बाद में दूसरे डायरेक्टर जनरल रहे, तो सब लोगों ने यहाँ पधार कर हमारे काम को देखा, सराहा और इसको देश के लिए उपयोगी माना। इसको देश के लिए उपयोगी माना तब यात्रा शुरू हुई कि भाई हमें IARI के साथ में ये अनुसंधान कार्य करना है। भारतीय कृषि अनुसंधान के, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा जी। तो पूसा 2008 में पूसा संस्थान ने हमारे साथ एक मसौदा या एग्रीमेंट किया। हाँ। एग्रीमेंट किया। उसके अंतर्गत ये तय किया कि यहाँ पे अनुसंधान किया जाएगा, यहाँ पे काम किया जाएगा, उसका उपयोग देश में इन फसलों पर गुणवत्ता उत्पादन बढ़ाने के लिए आपके प्रजनन द्रव्य का उपयोग हम वहाँ करेंगे।
जी वो हुआ भी। जी पिजन पी में वहाँ से जो PADT 16 एक जाति निकली है, उसमें हमारा हस्ताक्षर है। जी जी। फिर अब सिपानी के नाम से पहचानी जाती है। हाँ जी सिपानी 555 के नाम से गेहूं की प्रजाति हमने बनाई। जी। और ये मतलब ये यात्रा जो है, जो दूसरा फेज़ है हमारा, जी ये हमारे लिए चैलेंजिंग भी था और प्रेस्टिजियस भी था। चैलेंजिंग इसलिए था कि हमें देश के शीर्ष संस्थानों के समकक्ष अनुसंधान कार्य करना है। जी तो गेहूं की एक जाति बनाई जो शरबती किस्म है, जी जिसकी पैदावार मैक्सिकन के बराबर होती है, लेकिन उसकी गुणवत्ता जो है स्वदेशी जाति जो सुजाता है, चपाती वैसी ही बनती है। तो हमारी गेहूं क्षेत्र में पहचान वहीं से बनी। जी। जब हमने किसानों तक 1 किलो गेहूं के बीज का पैकेट 400 रुपये में पहुंचाया, आज से 30 साल पहले, तो आप सोच सकते हैं कि वो गेहूं कितना मूल्यवान होगा किसानों के लिए। जी। और परिणाम ये हुआ कि पहले वर्ष में जब गेहूं 200 किसानों ने उस गेहूं को अपने यहाँ लगाया और ये पाया कि 1 किलो से 150 किलो, 100 किलो, 200 किलो, 150 किलो, 70 किलो, 170 किलो उत्पादन उनके हाथ में आया। और ये खबर इंडस्ट्री को पहुंची कि नाथ बायोजेन लिमिटेड के डायरेक्टर जनरल सतीश कागलीवाल साहब ने, जब ये खबर उनको मिली, उनके स्टाफ ने बोला, तो कागलीवाल साहब ने हमको निमंत्रित किया और हमारे साथ उनने काम करने की इच्छा जाहिर की। उसके बाद में सारे देश में 8 प्रांतों में, 10 प्रांतों में इस गेहूं का बीज बनाकर वो जी आज भी बेच रहे हैं। हर साल लगभग इस जाति का मोहन वंडर का बीज करीब 40,000 से 50,000 क्विंटल किसानों को रिप्लेसमेंट के तौर पर पहुंचाया जाता है। करीब 1.5 मिलियन हेक्टेयर में ये गेहूं की प्रजाति आज बोई जाती है। और वहाँ से हमारी जो सफ़र है अनुसंधान का, नए कार्यों का खेती के मामले में शुरू हुआ। जी 2018 में डॉक्टर महापात्रो ने, डायरेक्टर जनरल ICAR ने हमारे अनुसंधान क्षेत्र का 5 मार्च को उद्घाटन किया और विधिवत हम उसी दिन से 5 मार्च 2018 से अनुसंधान कार्यों के लिए और एक्सटेंशन कार्यों के लिए हम IRI का अंग नहीं होते हुए भी IRI के भाग बन गए। यानी आप शायद पहले ऐसे निजी संस्थान हैं जिसके साथ भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने समझौता किया निजी क्षेत्र में। हाँ, 100 वर्षों के इतिहास में पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या ICAR ने 2 संस्थानों के साथ में समझौते किए इस तरह के। एक अनुसंधान कार्यों के लिए मध्य प्रदेश में सिपानी कृषि अनुसंधान क्षेत्र को चुना गया और राखड़ा में, पंजाब में राखड़ा सेंटर को चुना गया, वो एक्सटेंशन के लिए है। वर्तमान में क्या स्थिति है भारतीय कृषि अनुसंधान वालों का? यहाँ पे कोई स्टाफ है क्या है, वो कैसे देख रेख करते हैं, क्या करते हैं? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जी अपने प्लान में ये तय किया था कि मंदसौर सेंटर को आधिकारिक रूप से 2 वैज्ञानिक जी, एक ब्रीडर, एक पैथोलॉजिस्ट जी, एक ब्रीडर अभी कार्यरत हैं डॉक्टर रामराज सेन, पैथोलॉजिस्ट अभी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी अपॉइंटमेंट हो जाएगा उनका जी, और 4 असिस्टेंट जी जो यहाँ कार्यरत हैं। आपसी सलाह से हम काम करते हैं जी, और कुछ
कार्य जो दिल्ली में होता है उसको हम यहाँ पे किसानों तक पहुँचाने का काम करते हैं। कुछ कार्य हमारा है, उसको वहाँ परीक्षण के लिए भेजते हैं जी। और ये जो प्रोग्राम है अब उस फेज़ में है कि जब हमें आने वाले वर्षों में सोयाबीन, गेहूँ, मक्का और अरहर में ऐसी जातियाँ किसानों को देने में हम सक्षम होंगे जिनको पूसा सिपानी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि पहली बार उनने ये ब्रांड नेम किसी निजी संस्था के साथ शेयर किया है। ये मंदसौर के लिए गर्व की बात है। मैं यहाँ बहुत सारे अवार्ड्स देख रहा हूँ जो आपको मिले हैं, कुछ इनके बारे में बताइए। कुछ जो मेरी जानकारी है कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, मगनम फाउंडेशन नागपुर ने तो आपको नर्मदा सुपुत्र सम्मान दिया। इसी तरह से ये राष्ट्रीय प्रवर्तन प्रतिष्ठान, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर, और भी हैं, ये कुछ ही नाम मैंने नोट किए हैं। कुछ बताएं इनके बारे में। ये अवार्ड्स वाला सिलसिला जो है वो ऐसा है कि सबसे पहले नेशनल क्वालिटी अवार्ड जी, ये राष्ट्रीय अवार्ड है और जिसकी जो पहली ट्रॉफी है जी, ये गोल्ड पॉलिश ट्रॉफी है जी जी, और ये उस समय के तत्कालीन मंत्री जो थे उनके हाथों प्रदान की गई और यहीं से कुछ शुरुआत समझिए आप। जी जी। उसके बाद में ये जो मैग्नम फाउंडेशन वालों ने हमारे अरहर के काम को देखकर नर्मदा पुत्र का जो जी, नर्मदा पुत्र का सम्मान प्रदान किया। मध्य प्रदेश में और देश में किसी भी व्यक्ति को अगर कोई सम्मान नर्मदा पुत्र के नाम से मिले, जी जी, इससे बड़ा सम्मान उसके लिए नहीं हो सकता। चलिए, समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने वार्तालाप को समाप्त करते हैं, लेकिन मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि आदरणीय सिपानी जी केवल कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में ही नहीं, यहाँ के सामाजिक जनजीवन में भी इनका बड़ा योगदान है। हम देखते हैं कि साहित्य, कला, संस्कृति के संरक्षक के रूप में आप जाने पहचाने जाते हैं और शिवना एरिया वाटर पार्टनरशिप मंदसौर का काम भी आप देखते हैं, शिवना नदी को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए। आप जिला विकास परिषद में भी हैं। इस तरह से आपकी सामाजिक भागीदारी को हम महसूस करते हैं और हम गौरवान्वित हैं कि हम आपसे परिचित हैं और हमें अवसर मिला आपसे बातचीत करने का। सिपानी जी, धन्यवाद। इसके लिए मैं बहुत आभार मानता हूँ आपका, और मैं समझता हूँ कि आपने जो समय चर्चा के लिए दिया वो हमेशा याद रहेगा और आगे भी हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप हमारे फार्म पर समय पर पधार कर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहें। दर्शकों नमस्कार, धन्यवाद।